नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह संसदीय क्षेत्र की देवरी विधानसभा में 777.88 लाख की लागत से निर्माणाधीन पठा लघु जलाशय केसली सिंचाई परियोजना की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद राहुल सिंह लोधी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। परियोजना के तहत 240 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस परियोजना से क्षेत्र की कृषि व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को पानी की सुविधा मिलेगी। थोड़ा जोर से नारा लगाओ भाई, पूरा विधायक जी आ गए, अधिकारी आ गए आप लोगों के बीच में, और ऊर्जा कम रहेगी तो कैसे काम चलेगा। यहाँ से कौन से गांव है वांगे? नारायणपुर, फिर अर्जुनी, तड़ा। इतनी आवाज लगाओ कि अर्जुनी तड़ा तक पहुँच जाए। बोलिए भारत माता की। ऐसे के आदमी देखो बिल्कुल नहीं बोल रहे, हमारे क्या आप ऐसे प्रसन्न नहीं है का? बोलिए भारत माता की। आज ग्राम पथा के इस जलाशय के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित है आदरणीय विधायक जी, आदरणीय देवेंद्र जी, ढिमोले जी, मंडल के अध्यक्ष, अधिकारीगण और उपस्थित हमारे ग्राम के सभी साथीगण और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सभी को मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। 1 वर्ष का समय हो गया है, 4 जून को मुझे सांसद बने हो जाएगा, और दिशा की जो बैठक होती है, जो सांसद की अध्यक्षता में होती है, वो सागर में भी होती है, दमोह में भी होती है और छतरपुर में, क्योंकि एक विधानसभा छतरपुर की है, 3 आपके सागर की और 3 हमारे दमोह की है। तो जब हम दिशा की बैठक में जाते हैं तो विभाग वार जब हम उनकी समीक्षाएं करते हैं, तो 3 बैठकों में हमने ये अनुभव किया कि विकसित भारत के संकल्प को लेके जो मोदी जी लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा, उस संकल्प को लेके अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो बुंदेलखंड में सबसे पहले पानी चाहिए। और 2014 के पहले जब सरकार रही थी केंद्र में, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व, मोहन जी के नेतृत्व में निरंतर सरकार काम कर रही है। लेकिन जब हम बार बार बोलते कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जब मोदी जी पैसा देंगे तो वो ताकत से पैसा दुगनी ताकत से यहाँ स्टेट में लगेगा। तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने विशेषकर बुंदेलखंड में इस बात की चिंता की कि बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों है और बुंदेलखंड में विकास क्यों नहीं है। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने बुंदेलखंड के तरफ ध्यान नहीं दिया, वो अलग अलग राज्यों में लगी रही। अगर आज़ादी के बाद कांग्रेस की 70 वर्ष सरकार रही और उस समय यदि कांग्रेस इस बात की चिंता कर लेती कि ये जो तालाब आज बन रहे हैं, ये जल निगम की जो नहरें डल रही हैं, हर घर जल नल के माध्यम से, और बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, यदि आज से 50 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड में बन गए होते तो क्या आज ये बुंदेलखंड जैसा दिख रहा है क्या वैसा होता क्या? आप संपूर्ण बुंदेलखंड में, जब बुंदेलखंड की बात करता हूँ तो दोनों चीजें आ जाती है, एमपी यूपी। आप निकल जाओगे तो आधी सी जगह जो है वहां पे अपन को खाली मिलेंगी, क्योंकि पानी नहीं। और यदि यहाँ पानी आ जाए और इतना पानी आ जाए तो हम दोनों फसल लेने का काम कर लेंगे। और आज हम देखते ना, जब बात करते कि भैया एक मिनट रुक जाओ जरा, रुक जाओ अभी, आप पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, वहां पे कैसी खेती होती है। तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर बुंदेलखंड में 100% पानी आ जाएगा तो पंजाब और हरियाणा से अच्छी खेती हमारे बुंदेलखंड के लोग करेंगे, और पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ देखने आएंगे कि बुंदेलखंड के लोग कैसी खेती करते हैं। तो क्योंकि तुम्हारे पास पानी नहीं है तो तुम पलायन करके कहीं पूना चले जाओगे, कहीं महाराष्ट्र चले जाओगे, वहां पे काम कर रहे हो। पर जब मोदी जी आए तो इस बात की उन्होंने चिंता की, और अभी 4-6 महीने पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ तो 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना का उन्होंने भूमि पूजन किया। आपका यहाँ जो पास में एक बांध बन गया है, दमोह में बन गए हैं। अभी मैं कल परसों बंडा में उल्दन बांध में था, कल सीतानगर में था, आज आपके देवरी में हूँ, कल पंचम नगर जाऊंगा, पगरा जाऊंगा, साजली जाऊंगा, जूड़ी जाऊंगा, फिर चंदी अपर टैंक लोअर टैंक। तो मैं इस प्रकार सभी जगह पहुंच रहा हूँ।
और इस बात का मैं स्वतः सर्वे कर रहा हूं विधायक जी कि जब ये पूरी परियोजना लोकसभा क्षेत्र में बन के तैयार हो जाएंगी तो ऐसे कौन से गांव हैं जहां पे पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमारा संकल्प है कि 10 वर्ष के अंदर इस संपूर्ण बुंदेलखंड में 100% पानी पहुंचाने का हमें काम करना है, चाहे वो पीने का पानी हो और चाहे वो खेती का सिंचाई का पानी हो। जब हम दिशा की बैठक में आए तो हम बार बार जल निगम की बात कर रहे थे, तो विधायक जी ने आग्रह किया कि जल निगम बड़ी परियोजना है सांसद जी, खूब बढ़िया है, उसको अपन करेंगे, लेकिन अपना पथा और एक और अभी बांध कहाँ चलने वाले निवारी ऐसे स्थानों पे भी पहुंचे और वहां के जो अपने आदिवासी भाई रह रहे हैं, अपने समाज के लोग रह रहे हैं, उनसे भी चर्चा करें, पूरे अधिकारी रहे उनसे बात करें। छोटी छोटी समस्याएं कई जगह पे ऐसी हो गई कि जमीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं, जैसे भी किसान भाई ने बताया कि ये भरने के बाद इनको खेत जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो जब हम सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो एसी गाड़ियों में बैठने के लिए नहीं बनते, बंगलों में बैठने के लिए नहीं बनते। मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि जमीन पे जाइए, क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्या हल कर लिए, क्योंकि जनता ही भगवान है और जब वो वोट डालती तो आपको विधायक बनाती और हमें सांसद बनाती। तो इसलिए हमने इस बात का चयन किया, तो उन गाँव में पहुंचेंगे जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा या काम लगा तो क्यों देरी हो रही। भाई जब शासन ने 2019 में इस योजना को लागू कर दिया तो अभी 2025 कैसे आ गया और अभी और समय कैसे लगेगा। तो निरंतर समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहे, समय समय पर व्यवस्थाओं में जो गड़बड़ी आ रही है उन व्यवस्थाओं का हम सुधार करते रहें, यही एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि लगभग सभी के मुआवजे हो गए हैं। 2-3 समस्याएं हैं, एक दादा की समस्या, उसके लिए आदरणीय डेमोलॉजी से बोला है मैंने, और पटेल साहब आपका हो गया, तो गुरुवार को एसडीएम साहब बैठे कि आप वहाँ जाएंगे, इस रोड के विषय पे भी चिंता कर लेंगे। और लाइट के विषय में जो आप लोग आए थे कि जब लाइट की बात होगी तो उसमें बिजली के मीटर के कनेक्शन लेने पड़ेंगे, तो उसमें ले लोगे ना आप लोग मीटर के कनेक्शन, तो उसके कनेक्शन के हिसाब से फिर आपके वहाँ पे लाइट पहुँचाने का काम करते हैं। तो निरंतर सरकार इस लक्ष्य को लेके चल रही है कि भारत विकसित हो, भारत विश्वगुरु बने, इसके लिए निरंतर मोदी जी काम कर रहे हैं। प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इस तपती धूप में हम लोग का तो निरंतर काम है सभी जगह जाना और सभी लोगों से संवाद करना, पर आप सब इतनी संख्या में आए, निश्चित ही आप सबको मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और निरंतर मध्य प्रदेश विकसित बना रहे, मध्य प्रदेश प्रगति करता रहे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 6 के तहत एक पक्षीय डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री तब पारित की जाती है जब वादी उपस्थित होता है लेकिन प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है, जबकि उसे समन जारी किया गया था। यदि न्यायालय को यह साबित हो जाए कि समन की सम्यक तामील हो चुकी है और प्रतिवादी फिर भी उपस्थित नहीं हुआ, तो वादी की सुनवाई की जाती है और उसके दावे को प्रमाणित करने पर न्यायालय एक पक्षीय डिक्री पारित कर सकता है। प्रतिवादी के लिए इस डिक्री को चुनौती देने के विकल्प उपलब्ध हैं। आदेश 9 नियम 13 के तहत वह न्यायालय में आवेदन देकर यह साबित कर सकता है कि समन सही तरीके से प्राप्त नहीं हुआ था या वह उचित कारणों से उपस्थित नहीं हो सका था। इसके अलावा वह अपील या समीक्षा के माध्यम से भी राहत प्राप्त कर सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता बनी रहे, साथ ही प्रत्येक पक्षकार को उचित अवसर मिले। दमोह जिले के हृदय स्थल में शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में आमजन, मातृशक्ति और युवा वर्ग ने भाग लिया। तिरंगा हाथ में लिए वृद्ध मातृशक्ति ने भारतीय सेना के साहस और बलिदान को नमन किया। यात्रा में ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पैटर्न टैंक और S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की जीवंत झांकियां प्रस्तुत की गईं, जिससे देशभक्ति का माहौल बना। दिव्यांग बंधुओं ने ट्राईसाइकिल पर तिरंगा लहराते हुए यात्रा में हिस्सा लिया, जो भावुक कर देने वाला दृश्य था। यह आयोजन देशभक्ति और वीरता का उत्सव बन गया, जिसमें हर नागरिक ने भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया। दमोह के बाद जबलपुर के मार्बल सिटी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है। ओमती थाना पुलिस द्वारा दर्ज FIR के अनुसार अस्पताल के डॉक्टर्स बोर्ड में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था, वह असल में पेंटर निकला।
रेलवे सौरभ ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी मनोज कुमार महावर ने बताया कि उन्होंने अपनी मां शांति देवी को 1 सितंबर 2024 को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 2 सितंबर को उनकी मौत हो गई। मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज था कि डॉ. बृजराज सिंह उइके ने उनकी मां का इलाज किया, लेकिन जब मनोज ने जांच की तो पता चला कि ऐसा कोई डॉक्टर अस्तित्व में ही नहीं है। मनोज ने अपने स्तर पर डॉक्टर बृजराज नाम के व्यक्ति को खोजा, जो असल में पेंटर निकला। डॉक्टर्स बोर्ड पर लगी तस्वीर भी किसी और की थी। एफआईआर जनवरी 2025 में दर्ज की गई थी, लेकिन 5 महीने बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय नागराज ने कहा कि उनके यहां ऐसा कोई डॉक्टर कार्यरत नहीं है और उन्हें एफआईआर की जानकारी नहीं थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भारत की सैन्य ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक दृष्टि की जमकर सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा, जो देशवासियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारतीय सेना ने उससे भी बढ़कर करके दिखाया है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। हरिवंश नारायण सिंह ने आगे कहा कि आज भारत सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं, बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगा चुका है। उन्होंने 2014 के बाद हुए व्यापक परिवर्तनों की चर्चा करते हुए कहा, आज का भारत आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक ताकत में और वैज्ञानिक विकास के हर क्षेत्र में दुनिया को चौंका रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया था, उससे बढ़कर साबित किया कि भारत का सामर्थ्य और भारत की क्षमता आज सैनिक स्थिति से क्या है। दुनिया स्तब्ध है कि भारत आज स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कहां पहुंच चुका है। इसी तरह आप याद करें 2019 में जब कोविड आया, तब किस तरह से दवा का इजाद करके हमने दुनिया की दवा लॉबी को स्तब्ध किया था। दुनिया की 2 बड़ी लॉबियां जो प्रभावित करती हैं जनजीवन को, राजनीति से लेकर मीडिया सबको, दवा लॉबी, हथियार लॉबी। आज दुनिया की हथियार लॉबी हतप्रभ है कि भारत की ये स्वदेशी क्षमता इतने कम समय में कहां पहुंच चुकी है। 2 चीजों को हमें याद रखना चाहिए। जब भारत ने यह कार्रवाई की, भारत ने जो कहा था वही किया। उसने किसी तरह से उनके मिलिट्री बेस पर, सिविल लाइफ पर, आम नागरिकों के जीवन पर कोई अपनी ओर से उन्होंने, भारत ने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की। लेकिन उल्टे जब उनकी ओर से प्रतिकार हुआ, तो भारत ने उनके सैन्य स्थल और खास तौर से उनके हवाई अड्डों को जिस क्षमता से निष्प्रभावी बना दिया, उसे दुनिया हैरत में। भारत 14 तक मैं डिफेंस कमेटी में था, 4 कमेटियों में रहा। किस तरह से सामान्य हथियारों के लिए हमारे सैनिक परेशान थे। नाइट ग्लासेस, बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार। 1980 के बाद कोई बड़ा हथियार नहीं खरीदा गया। राइफल की कमी, नेवी के पास अलग समस्या। आपके एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, वो घटकर कैसे कम हो रहे थे, इस पर उस वक्त के लोगों ने चिंता जाहिर की थी। वही भारत है 14 के बाद, जो न सिर्फ आर्थिक रूप से अपने सामर्थ्य से दुनिया को हतप्रभ कर रहा है, बल्कि सामरिक रूप से भी अपने अन्य विकासों से भी दुनिया को हतप्रभ कर रहा है। Subscribe the Bahujan News and like this video.